नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर भाऊ तोरसेकर सर, भाऊ का स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार भाऊ, प्रणाम। दर्शकों, बंगाल चुनाव पर भाऊ से कई बार बात हुई और सिर्फ प्रारब्ध पे ही नहीं, भाऊ को आप अलग अलग चैनलों पर, राष्ट्रवादी चैनलों पर और भाऊ के अपने खुद के चैनल पर लगातार सुनते रहे। हम आज भाऊ के साथ ये बात नहीं करने वाले कि भाऊ कैसे आपकी सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल सही हुई, कैसे आप जो कुछ भी कह रहे थे वो सब कुछ वैसा ही हुआ। क्यों इसकी जरूरत आज इसलिए नहीं मुझे है कि मैंने ही भाऊ को बताया, इससे ठीक पिछले वाले वीडियो में बताया कि भाऊ जो जो आप बात महीनों से कहते थे वेस्ट बंगाल के लिए, मैं जब वेस्ट बंगाल गया तो मैंने आपकी कही एक एक बात को क्रॉस चेक किया और सब कुछ सही पाया। तो आज वो कौन सा दिन है कि जब मैं भाऊ से पूछूं आपको सब कुछ कैसे पता था। लेकिन अब बंगाल का भविष्य क्या है, क्योंकि बंगाल का पास्ट हम सबने देखा, खुद बंगाल ने झेला। वर्तमान बंगाल का वो चुनाव के बाद बीत चुका है। अब इसके बाद जब शपथ हो जाएगी, अगले मुख्यमंत्री आ जाएंगे, बंगाल की समस्याएं क्या है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे विकास का हो, चाहे सामाजिक हो, बंगाल अब किस तरफ जाने वाला है भाव। और बंगाल जीत का क्या केवल एक विधानसभा की जीत है या भारत के एक दूसरे हिस्से के बॉर्डर पर ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ी जीत है राजनीतिक भाव। और बॉर्डर टेस्ट है हो तो पहले से ही, लेकिन एक बात है कि जो सरकार बनेगी, बहुत सारे मेरे दोस्त पत्रकार है, दिल्ली के भी है, कुछ मराठी है, उन्होंने मुझे पूछा ठीक है अभी जीत गए लेकिन ये संभाल पाएंगे बीजेपी वाले। मैंने बोला यही तो बात आप लोगों को समझना नहीं चाहते। समझना बिल्कुल जरूरी होता है। अभी मैं सब जगह देख रहा हूं, सब जगह इसकी विवेचना हो रही है, डिबेट चल रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे क्या हुआ है, और समझ नहीं पा रहे इसका कारण एक ही है, वो समझना ही नहीं चाहते। मैं आपको 2019 की एक बात बोल दूं, जब 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव के पहले मैंने किताबें लिखी थी कि मोदी कैसे जीतेंगे और कैसे सत्ता में आएंगे। तो 2019 के बाद एक मुंबई का एक बड़ा बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसके एक अंग्रेजी पेपर के एडिटोरियल बोर्ड के जो उनके जो स्टाफ था, उन्होंने मुझे बुलाया था। बोले आप कैसे आंकड़े निकालते हो समझाओ। तो मैंने उनको पहले शुरू में बोल दिया कि मैं समझाऊंगा जरूर, लेकिन स्टैम्प पेपर पर लिख देता हूं कि आप समझेंगे नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि मुझे गारंटी आप समझना ही नहीं चाहते। कोई भी बात आज समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। अब जो हर जगह डिबेट देख रहे हो, तो ये था वो था, ऐसा था वैसा था। अरे फिर पहले पहले दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले बीजेपी जीतेगी, ममता हारेगी, ये क्यों नहीं मुंह से निकल रहा था? ये तो भाऊ के मुंह से निकल रहा था, तुम्हारे मुंह से क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि तुमको उस वक्त भी पता नहीं चला था क्या हो रहा है, आज भी पता नहीं है, और पूछते घूमते कि माहौल क्या है। अबे एक बात समझ ले कि माहौल क्या है पूछा नहीं जाता, माहौल जो होता है वो महसूस किया जाता है। माहौल बताया नहीं जाता कि यहाँ दंगा फसाद है, यहाँ हिंसा हो रही है, यहाँ शादी चल रही है, यहाँ त्योहार चल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा बताया नहीं जाता। महसूस होता है कि कोई तो बड़ा त्योहार है, लोग नाच रहे। ये क्या चल रहा है? ये ढोल नगाड़े क्यों बजा रहे हैं? कोई मर गया क्या? ऐसा सवाल पूछोगे आप? तो माहौल क्या है ये पूछने वालों को ही पता नहीं। मैं आपको और एक बात, ये ब्रॉड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग क्लियर होते जाए। 2013 की बात है, जब मोदी जी को रेस में लाया गया, तो उस वक्त एक धर्म संसद नाम का कोई प्रोग्राम हुआ था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तो राहुल कंवल जो इंडिया टुडे का था, वो वहां अशोक सिंघल से मिला जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनको पूछा क्या मोदी जी वाजपेयी बन सकते हैं? तो अशोक सिंघल ने जो जवाब दिया वो राहुल कमल के सर के ऊपर से गुजर गया, उसको समझ में नहीं आया। तो अशोक सिंघल ने बताया था बिल्कुल नहीं,
मोदी वाजपेयी नहीं हो सकते। तो बोला क्यों? तो बोला मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वाजपेयी नहीं है। तो मैं भी चौंक गया, मेरी समझ में नहीं आया क्या जवाब है। 2-3 दिन सोचने के बाद क्लियर मेरे दिमाग में हो गया कि वाजपेयी तुम जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में पॉपुलर है, नेहरू वोटर में पॉपुलर थे। तो मोदी वोटर लाएगा, वाजपेयी वोटर नहीं लाते थे, इंटेलेक्चुअल क्लास की पॉपुलरिटी लाते थे, और उससे चुनाव नहीं जीते जाते। मोदी चुनाव जीतेगा ये उनका मतलब था। तो ये सब इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, उनको मोदी पसंद नहीं। यही तो मोदी की चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी है। दे ऑल हेट मोदी, और वही बात मोदी के लिए सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। ये समझना जरूरी है। तो ये जो मैं देख रहा था, तो अब आगे क्या, ये जब बोला जाता है तब मैंने हर एक को एक जवाब दिया कि भाई देख, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है। मैंने वही तो गलत बोल रहा था, फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं है। बंगाल बहुत गरीब राज्य है, बीमारू राज्य है, लेकिन लोगों की बहुत सारी अपेक्षा नहीं है। लोग इतना ही चाहते, मैं मेहनत करके 4 पैसे कमाता हूं, शाम को चूल्हा जलता है, जो मेरे थाली में आता है उससे चोरी मत करो। मेरे मेहनत की कमाई है ना, वो मेरे पेट के लिए रखो, उससे चोरी मत करो। और मुझे गारंटी कि बीजेपी थाली से चोरी नहीं करेगी। ममता और सीपीएम या उनके गुंडे थाली से चुराते थे। बस इतनी एक्सपेक्टेशन है। हमको कुछ मत दो, लेकिन हमारा मत चुरा लो। और ये तो एक्सपेक्टेशन आराम से पूरी हो जाएगी। हाँ, एक बात और है कि मोदी जी के सेंट्रल की बहुत सारी योजनाएं हैं जो ममता ने रोके रखी थी, वो अगर खुल जाती है तो बहुत कुछ हो जाएगा। पंतप्रधान आवास वगैरह योजना है, तो अगले 5 साल में कम से कम 5 लाख 3 लाख घर बन जाएंगे। तो 5 साल के बाद चुनाव में आप क्या उनके सामने खड़े हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात है, और जो कुछ हुआ है वो होना ही था। वो कोई, मुझे कोई सपना नहीं आया था, या मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि वगैरह नहीं है। मैं देखता रहता हूँ, सामने वालों को समझने की कोशिश करता हूँ। पत्रकार हो तो सबसे पहले लोगों को पढ़ना सीखो, बाद में किताबें सुनो। थियरी से अनुभव जज किया जा सकता है, लेकिन अनुभव के आधार पर थियरी होती है, सिद्धांत होता है। आप सिद्धांत को बेस मानो और अनुभव करने कि हाँ, मैं हवाई जहाज में उड़ रहा हूं, और बैठे कहा हो, बाथरूम में बैठे हो, टब में, तो उड़ोगे कैसे भाई? उड़ने का अनुभव तो बाथ टब में नहीं मिलेगा। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि आप पानी में रहोगे, ठंड लगती है, तो ये सब थियरी होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को बंगाल का चुनाव समझ में ही नहीं आया। जो पहले समझ में नहीं आया वो अब उसका एनालिसिस कर रहे। अजीब बात यह है कि पोस्टमार्टम पहले कर लेते, और पोस्टमार्टम करते करते इंसान मर गया तो बोले अब तो मर गया, उसके पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है। पूरा विमर्श जो मैं मीडिया में देख रहा हूं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड, अब पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। तो ये फंसे हैं, उनको समझ, ममता को नहीं आ रहा है तो ठीक है, आपको क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि आप मोदी के खिलाफ, आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और आप इतने भौचक्के रह गए जितनी ममता नहीं। ममता को हार दिखाई दे रही थी, वो बोली ना उस दिन भवानीपुर के मीटिंग में ही चलती निकल गई ना कि रहेंगे तृणमूल तो फिर मिलेंगे, उसको मालूम था नहीं रहेगा। लेकिन इतना साफ ममता दीदी बोल रही है, फिर भी पत्रकारों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो सेक्युलर है, सेक्युलर है। वो अभया की मां रत्ना देवनाथ घर घर घूम रही थी, महिला आकर गले पड़कर रो रही थी। उसका मतलब नहीं समझ रहे थे तुम लोग, उसका मतलब नहीं समझ रहे थे कि महिला क्या करने वाली है, जो उसके गले पड़कर रो रही है, और जिसके गले पड़कर रो रही है उसकी तो आंखें सूखी थी।
तो उससे समझ में आता है। और वो देखकर भी आप बोलोगे कि महिला तो ममता का स्ट्रांग पॉइंट है। अजीब बात है, अजीब बात है। जो ममता बोलती है 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलो नहीं, ये महिला के लिए ममता ने दी हुई बड़ी सुरक्षा थी। और इसलिए महिलाएं टूट टूट कर फूट फूट कर ममता को वोट देने वाली है। ऐसा बोलने वाले एक तो पागल होते या तो उनको दिमाग नहीं होता। तो बस वही चुनाव का जो सब मसला है वो वही है, उससे ज्यादा जी कुछ भी नहीं। बिल्कुल हो। अब एक मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये पार्टी का डिसीजन है, भाजपा वाले जाने, क्या जन अपेक्षा है वो भाजपा वाले जाने। ये हम लोग बैठ के न इस पर कोई बात करना कुछ सार्थक है, वो तो डिसीजन अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन जब अब भाव हम ये बात कर रहे हैं कि अब बंगाल क्या होगा, बंगाल का भविष्य कैसे चलेगा, आगे कैसे होगा, तो एक चीज बिल्कुल रह जाती है कि आप सरकार बन जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सही कर लेंगे आप, केंद्र की योजनाएं जैसे आपने कहा कि पंत प्रधान वाला जो आवास योजना है, यहाँ तक कि हर घर नल योजना वो रुकी हुई है, आयुष्मान वहां पर नहीं लागू है, वहां पर तमाम ऐसी उज्ज्वला योजना वो भी लागू नहीं है, डेटा ही नहीं देती थी, यहाँ तक कि मनरेगा की योजना नहीं लागू है क्योंकि डेटा नहीं देती थी। तो मान लीजिए ये सब हो जाएगा, लेकिन तृणमूल के इकोसिस्टम के तहत जो वहां पर विध्वंसकारी एक समाज है, जिसके बारे में शुभेंदु अधिकारी सीधे कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये तो सच है कि वो बैठ के अशांति करेगा, दंगों का एक लंबा इतिहास है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि अब तक दंगों को, दंगाइयों को सरकार का प्रश्रय था, ममता का प्रश्रय था। अब सरकार उन पर कंट्रोल करने वाली है। फिर भी जिस भय से अपने आप को वेस्ट बंगाल के मतदाताओं ने दूर किया है, ये खतरा अभी भी लगा रहेगा। क्या आपको लगता है कि बंगाल में वह शांति बरकरार रह पाएगी, या आप देखते हैं कि कुछ दिन उथल पुथल के भी हो सकते हैं? जी। नहीं देखो, सामने वाला गुंडा तब होता है जब आप डरे हुए होते हो, ये बात पहले समझ लो। सामने वाला गुंडा नहीं इतना उसका, मैंने कहीं आपको दिया या किसी और को दिया था, यादवराव पवार का एग्जांपल मैंने दिया था आपको। हमारे नहीं यहाँ भाई। एक डीसीपी हुआ करते थे यादवराव पवार, मुंबई में। जी। तो मुंबई में धारावी वगैरह माहिम इलाका जो है सायन का, वहां वरदराजन करके एक दादा बड़ा गुंडा था, माफिया था। पूरे उस इलाके के तीनों पुलिस थाने उसके जेब में थे, कोई हिम्मत नहीं करता था। जिस इंसान के स्टोरी पर, लाइफ पर कमला हासन ने वो नायकन फिल्म बनाई थी, याद है आपको? तो वो जी जी, देखिए वरदराजन हमने था। नायकन वरदराजन, उसको हाँ नाम उसके सुना खिलाफ वरदर। कोई बोल नहीं पाता था। तो ये यादवराव पवार जब उस जोन के डीसीपी बन गए, डेप्यूटी कमिश्नर, तो उन्होंने तीनों पुलिस थाने के इंचार्ज को बुलाकर बोला कि देखो, इसके खिलाफ कोई एक भी छोटी कंप्लेंट देने आए तो पहले मुझे इन्फॉर्म करना। और वैसा हो गया। माटुंगा पुलिस थाने में एक कंप्लेंट लेकर एक महिला आ गई थी, उसको बिठा के रखा, डीसीपी को बुलाया, यादवराव पवार सामने बैठे, बोले लिख लो कंप्लेंट। और उसके बाद उस महिला को बोले आप अब निकल जाओ। और इंचार्ज को बोला इसको उठा के आधे घंटे में आकर कस्टडी में बंद कर लो। नंबर 2, उसको कोई भी फोन नहीं देना, वो किसी भी को फोन नहीं करेगा। और याद रखो, कुछ भी चालाकी करोगे तो मेरे लोग खास जो है वो मैंने यहां रखे हैं, मुझे आपकी चालाकी पता चलेगी, जिंदगी भर नौकरी जाएगी। उसको लाके रखो, रात भर रखो, वो किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा। और सुबह जब मैं राउंड पर आ जाऊंगा, मेरे सामने बाकी 20-25 आरोपियों के साथ उसको एक लाइन में खड़ा करो। उनको मालूम था कंप्लेंट इतनी फालतू है कि आधे घंटे में उसको बेल मिलने वाली है। तो जब वो नहीं हुआ तो रात भर रहा, सुबह उसको लाइन में खड़ा किया, तो ये आ गए राउंड पर। राउंड पर आ गए तो उसका एक रोब था, अरे मैं तो वरदा भाई हूं। तो वो जब आ गए तो ये लाइन छोड़कर आगे आ गए, अरे साहब आप नए आए तो हमको बोलना था, हम खुद हाजिर हो जाते वगैरह वगैरह। उन्होंने एक उसके कान के नीचे ऐसा आवाज निकाला, लाइन में खड़े हो जा। और उसको लाइन में खड़ा करके वो परेड करके निकल गए।
11 बजे के बाद उसको कोर्ट में लाया गया, उसको जमानत मिल गई, वो मुंबई छोड़कर निकल गया, वापस मुंबई नहीं आया। समझे डर क्या होता है? इसको बोलते हैं डर, और डर का इलाज। ये जो 300 कंपनियां 400 कंपनियां सेंट्रल की लाई, वो यादवराव पवार है, समझे? वो हुआ था। और जब अब होगा तो पहले रात को जो यानी 29 के रात से ही बंगला पुलिस एक्टिव हो गई है। वो टीएमसी वालों को पीटना उन्होंने शुरू किया है। और उससे बड़ी बात आप समझो, ये जो बंगाल पुलिस है सफेद कपड़े वाली ना, उनको टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के लोकल नेता, केडर जो कोई है ना, उनके सब छोटी मोटी बातें मालूम है। अब वो अपने नए मालिक को खुश करने के लिए उनकी सब चुगलियां इनको करेंगे। तो जो आगे क्या होगा पूछ रहे हैं ना, वो थोड़ा दिमाग लगाओ, पता चलेगा। क्योंकि वो सफेद कपड़े वाले, ड्रेस वाले पुलिस को, अफसर को अपनी चमड़ी बचानी है। तो अपनी चमड़ी बचानी है तो किसकी तो बलि देनी पड़ेगी, तो टीएमसी वाले बलि के बकरे बनेंगे। तो उसमें मुस्लिम भी आते हैं ना, जो ममता के चहेते लाडले हैं। तो ये मत चिंता करो। ये सब चिंता करने के लिए तो हमने अमित शाह को बड़ा बना के रखा है ना, वरना अमित शाह के हमको 4 पैसा देता है कि भाई मेरी चमचागिरी करो, हम उसकी चमचागिरी नहीं करते, हम उसकी सराहना करते। तो आगे क्या होगा, इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि पहली बात, बंगाल की पुलिस एक्टिव हो जाएगी, हो गई है, ऐसा ऐसा हो रही है, फैल रही है। 1-2 वीडियो भी मैंने देखे। एक तो टीएमसी के कारपोरेटर को पीटने वाला इंस्पेक्टर भी मैंने देखा, एक। और दूसरी बात, ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए इनके सारे के भंडाफोड़ कर देंगे बीजेपी वालों के सामने। और एक एक का हिसाब, प्रधानमंत्री क्या बोले, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका हिसाब, समझे? सिर्फ ममता नहीं है, नीचे स्तर के जो है ना, उनका भी हिसाब हो गया। बिल्कुल। अच्छा भाऊ, मैंने आपका एक वीडियो देखा और ममता बनर्जी और भाऊ तोरसेकर, आप दोनों ने एक बात कही चुनाव के लिहाज से, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसके लिहाज से, और दोनों के कहने में 12 बजे तक था। आपने कहा, मैंने वो वीडियो देखा, वो वीडियो बहुत सारी जगहों से मुझे भेजा गया, आपने कहा कि 12 बजे तक काउंटिंग के दिन बीजेपी हारेगी। ममता बनर्जी ने भी 12 बजे कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 12 बजे तक देखना टीएमसी हारेगी, उसके बाद हमारा खेला चालू होगा। आप भी 12 बजे, ममता बनर्जी भी 12 बजे आपका कह रहा है कि बीजेपी हारेगी। और वाकई यही एक तरह से लगता रहा बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट, और 12:30 के आसपास से चीजें बिल्कुल भागती गई। लेकिन ममता बनर्जी तो गलत साबित हुई, वो 12 बजे भी हार रही थी, 12 बजे के बाद और दोगुनी रफ्तार से हार रही थी। ये 12 बजे का संयोग भाऊ तोरस्कर और ममता बनर्जी में कहां से आया, दो अलग अलग ध्रुवों में? नहीं, पिछले 10-12 साल से जो मैं चुनाव टीवी पर वगैरह देख रहा हूं, तो उसमें हमेशा काउंटिंग शुरू होती है तो दोपहर 12 बजे तक बीजेपी हारती है, और उसके बाद बीजेपी जीतना शुरू होता है। क्योंकि बीजेपी हारे, ये मीडिया वाले, मीडिया में बैठे बहुत सारे पत्रकारों की मंशा है, तो वो मन की बात बोलते हैं, फैक्ट्स नहीं होती। लेकिन जब आंकड़े छुपाना मुश्किल हो जाता है, तब 12 बज जाते हैं, और फिर जो असली आंकड़े हैं वो दिखाने पड़ते हैं। तो इस मैंने अनुभव के आधार पर बोला था कि मीडिया में चुनाव हारेगी बीजेपी। वो आप वीडियो ठीक से सुनो, मैंने बिल्कुल बोला बिल्कुल, सुनो मीडिया सुनो, में 12 बजे हाँ, तक बीजेपी को हारना जरूरी है। क्योंकि अगर मीडिया में बीजेपी हारती है तो ही चुनाव में जीत जाती है, और बीजेपी को तो चुनाव जीतना है, मोदी शाह को तो चुनाव में जीतना है, मीडिया में नहीं जीतना है। हर दिन 12-15 साल से हम देख रहे हैं कि हर टीवी डिबेट में बीजेपी हार जाती है, साला चुनाव आने के बाद जीत जाती है, चुनाव की मतगणना के बाद जीत जाती है। तो वही तो मैंने बोला था कि बीजेपी को 12 बजे तक, क्योंकि आंकड़े जब साफ नहीं होते तब छुपाए जा सकते हैं, झूठ बोला जा सकता है, लेकिन जब वो सामने आता है,
और छुपाना मुश्किल होता है, तो जो सच है मानना पड़ेगा। तो मीडिया झूठ मूठ का बीजेपी को हराएगी, और 12 बजे के बाद झूठ बोलना भी मुश्किल होगा, तो उसके बाद बीजेपी जीत गई ये बोलना पड़ेगा। वो था उसका मतलब, और कुछ नहीं। अच्छा, ममता तो ने क्यों ममता कहा था की ये बात चीज? अलग थी, ममता की बात वो तो गालिब का शेर है ना, कि जन्नत की हकीकत तो हमें भी पता है, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो ममता गालिब की लाइन पर थी, मैं ओरिजिनल भावतों से करता। जी बिल्कुल। भाऊ, एक चीज और, जो डेमोग्राफी बदलने का मामला है वो तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा, घोषणा भी की थी कि राष्ट्रव्यापी जहां जहां भी डेमोग्राफी बदली है उसको हम एक टास्क फोर्स के जरिए, एक नेशनल प्रोग्राम के तहत, क्या बंगाल में ये समस्या सुधर जाएगी इसी भर करने को? क्योंकि असम और बंगाल दोनों जगह समस्याएं लगभग एक हैं, और एक जो तकनीकी दांवपेच है, जैसा कि हेमंता ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा भाई ये बांग्लादेशियों को कहते हो बाहर भेजो, फिर विदेश मंत्रालय, उसके बाद बांग्लादेश सरकार, और सरकार मानेगी नहीं, उसी पर तलब भी कर लिया था हाई कमिश्नर को हमारे। तो वो एक दूसरा मॉडल है भाई, रात के अंधेरे में हम इनको करते हैं। तो ये काम असम में चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। हिम्मत देखिए हेमंता की, उन्होंने स्वीकारा और इसको पब्लिक डोमेन में कह दिया, जनरली लोग कहते नहीं। तो क्या बंगाल में भी इसी तरह की और एक कड़क फेस की जरूरत है? और आपको लगता है कि असम जिस तरीके से इस समस्या को सुलझा रहा है, यही उपचार यहाँ भी है वेस्ट बंगाल में? क्योंकि जनता ने तो अपने सुरक्षित रहने के लिए सीधे सरकार को चुन लिया, अब सरकार का काम है कि कैसे वे करती है। क्या आपको लगता है वही मॉडल यहाँ भी रखना पड़ेगा? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको रोज सबूत दिए जाएं कि 4 ट्रक, 5 ट्रक, 8 बस, 20 बस, लेकिन ऐसा संभव है क्या? तो क्या होता है, छोटा बच्चा 5 साल का, 4 साल का भी पूछता है माँ बाप को भी मैं कहाँ से आया हूँ, तो उनको झूठ मूठ का कुछ बोलना पड़ता है। 1972 की बात है, उस समय अंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष मनाया गया था। तो हम जो वीकली में काम करते थे, वहां हमने बच्चों के जोक्स डालने के लिए एक छोटा कॉलम बनाया था। तो एक ने बहुत बढ़िया कॉलम, बढ़िया चुटकुला बना के भेजा था। बोला हमारे घराने में, परिवार में 3 जनरेशन से बायोलॉजी किसी को पता नहीं है, इसका कारण समझिए। वो बोला कि मैंने पिता से पूछा बचपन में कि भाई मैं कहाँ से आया, तो उन्होंने बोला कि मुझे बेटा चाहिए था, तुम्हारी माँ को बेटा चाहिए था, उसको मैटरनिटी होम भेजा, वो वहां से बच्चा लेकर आ गई। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आप कहाँ से आए? तो बोले तुम्हारे दादा को बेटा चाहिए था, बच्चा चाहिए था, दादी को भेज दिया। तो उसने अपने डायरी में लिख लिया कि पिछले 3 जनरेशन से हमारे घर में बायोलॉजी किसी को पता नहीं है। तो ये सब जानकारी अभी की अभी चाहिए ना, वो बच्चे हैं, उनको इग्नोर करो, उनको हर चीज के सबूत चाहिए। कूड़े कचरे के सामने खड़े हो गए और बोले बदबू आ रही है, सबूत दिखाओ। अब ये बदबू आती है, इसका सबूत नाक को मिलता है, दिखाया नहीं जाता। अब इतने ज्ञानी लोग जो है, उनके लिए हमारे पास सबूत नहीं है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना कुछ भी है। तो उनको बताने की, अब इस बात पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि 4-6 महीने पहले मैंने एक बार बोला था, मुझे सूचना मिल गई, ये बात जो हो रही है उस पर बात अभी मत करो। तो जो कुछ मुझे मालूम है, उस वो जो आप रेफरेंस दे रहे हैं उस पर मैंने उस वक्त बोला था। ये मेरा दिमाग बहुत घोड़े दौड़ते हैं, तो कुछ बातें ऐसे उन्होंने मुझे सीरियसली कहा कि देखो तुम बोल रहे हो उसके यहाँ के गधे हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर दुश्मन जाग जाता है तो हमारा नुकसान होगा, बात मत करो इस पर। तो इस पर पब्लिक डोमेन पर बात करना गलत है। जो करना है वो परिणाम से मतलब रखो। आप जाकर कहीं इस होटल में बैठे हो खाना खाने के लिए, तो इसमें धनिया डाली है क्या, धनिया पूड़ है क्या, उसमें मिरी कितनी डाली है, काली मिर्च कितनी है, ये पूछते हो, खाते हो? खाओ नहीं यार, उसमें मसाले में क्या क्या डाला है ये पूछना गलत है, उसका स्वाद निकल जाता है। बिल्कुल भाव, बिल्कुल। और दर्शकों, मैं बताऊं,
कल मैंने जब भाऊ को अनुरोध किया समय लेने के लिए, तो जब भाऊ से फोन पे मेरी बात हुई, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा, भाऊ जो आप कह रहे थे बिल्कुल वही हुआ। भाऊ ने मुझे डांट दिया, बोला, अरे जो वहां हो रहा था वही होना था, वो मेरे कहने से नहीं हुआ, इसलिए मुझे बधाई मत दो। तो इसे नहीं, कहते हैं बिल्कुल कि नहीं। तो जमीन। मैं कल जी, राहुल गांधी जीत सकता है बोलूंगा, इसलिए राहुल गांधी नहीं जीतेगा। बीजेपी ने मेहनत की है, बीजेपी जी, ने मेहनत की है इसलिए जीते है ना। अब वो मेहनत में देख रहा हो और आप देखना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताओ कि एक बच्चा है, साल भर में स्टडी करता है, मेहनत करता है, एक बाकी का दूसरा है, बाकी छछोरापन करेंगे, और 15 दिन ये जागता रहा और ये तो फेल हो गया, और ये साल भर मेहनत करता था। दिस इज नॉट फेयर। ऐसा बोलने वाले जो मूर्ख लोग चैनल पर बैठे, ये फिर फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। मतलब क्या है? फेयर का मतलब क्या होता है? बीजेपी अगर पिछले 3 साल से मेहनत कर रही है, आरएसएस ने पिछले 10 महीने में वहां डेरा डालकर काम किया है, तो तुमने क्यों नहीं किया? तुम कोर्ट कचहरी क्यों करते रहे? सबसे सबसे मजाकिया बात यह है कि कल रात में सोने को पड़ा था बेड पर, तो मेरे दिमाग में बात आई कि साला मोदी, शाह या शुभेंदु अधिकारी खुश नहीं होगा, उतने चीफ जस्टिस सूर्यकांत खुश हो गए होंगे कि चलो ये दिमाग खाने, दिमाग चाटने ये अभी नहीं आएगी। भाऊ पहला फेज और दूसरे फेज में शांतिपूर्ण मतदान हुआ तो सीजीआई प्रसन्न थे। ये अखबार की खबर है, ये मीडिया में आया, उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की, जबकि वो एक दूसरा केस सुन रहे थे, एसआईआर पर ही था। लेकिन सच बात है भाऊ की एक बात, जिसे हमारे दर्शकों, आपने न जाने कितने दूसरे वीडियोस के नीचे कमेंट में लिखा कि भाऊ ने जो कहा था बंगाल के बारे में कि ये अंडर करंट नहीं है उनीश, बंगाल में वंडर करंट है। तो वही हुआ। और इसके लिए किसी बड़े, भाऊ कहते हैं कि बड़े रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है, जो सच है उसे देखो, जो महकने की चीज है उसे महको, वो खुद बताएगा कि माहौल क्या है। भाऊ आपने समय दिया इतनी व्यस्तताओं के बीच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यदि आपको लग रहा हो कि भाऊ के जरिए बंगाल की राजनीति, बंगाल के चुनाव पर लगातार बात के क्रम में ये बात भी कुछ सार्थक बात कहती है, ये वीडियो में भी कुछ सार्थक बात है, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि भाऊ के साथ जब अगली वीडियो का अवसर मिले तो सबसे पहले सूचना आपको जाए। एक बार फिर भाऊ को प्रणाम के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।